अस्सलाम वालेकुम, ये है द स्टोरी बिहाइंड और मैं हूं आपकी मेज़बान अंबर रहीम शमसी। प्रोग्राम में क्या क्या शामिल होगा देखिए। इस्लामाबाद अमन मुआहदा, पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर स्विट्ज़रलैंड में मौजूद। क्या PTI और हुकूमत के दरमियान डोमेस्टिक सीज़ फायर मुमकिन हो पाएगा? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक को ग्रांट बानी PTI इमरान खान के साथ मुलाकात से मशरूत कर दी। मच्छरों से जंग का नया तरीका, गूगल का बीमारी रोकने के लिए नए मच्छरों को हवा में छोड़ने का तजर्बा। क्या ये मसले का हल है या नया खतरा? होटल है कतरी, मकाम है बर्गनस्टॉक स्विट्ज़रलैंड, मेज़बानी पाकिस्तान की और फरीक़ैन हैं अमरीकी नायब सदर JD वैंस और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और स्पीकर मोहम्मद बाक़र कालिबाफ की। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हाई लेवल डेलीगेशन के साथ पहुंच गए हैं। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फ़ोटो ऑप है तो कहानी इससे काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि असली डिप्लोमेसी ना सोशल मीडिया पर है या मीडिया के सामने होती है। जैसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD वैंस ने मुख्तलिफ मौक़ों पर खुद एतराफ़ किया। I expect that I will leave sometime in the next couple of days, but you know, it's always a delicate coordination dance, diplomatic protocols. I got to be honest with you, I don't really understand these things. I've never been particularly into diplomatic protocols. My attitude is let's get on the ground and actually fix these problems. But they want to do a delicate dance. The Qataris and the Pakistanis want to make sure that we do this in the right way. So I'm trying to be respectful. Given my position of the last year and a half, I have to care about diplomatic protocols all of a sudden. क्योंकि जिस इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर इतनी जल्दबाजी में वक्से तेहरान और इस्लामाबाद में दस्तखत हुए, उसी मुआहदे की तशरीह पर अब इख्तलाफ है और जिस अमन को कुछ लोग ब्रेक थ्रू कह रहे थे वो अभी तक गारंटी नहीं है। अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त शुरू होने जा रहे हैं, मगर इन टॉक्स के आगाज़ से चंद घंटे पहले ही ईरान की फ़ौज ने दावा किया कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया है। वजह? तेहरान का कहना कि इजराइल के जनूबी लेबनान पर हमले और जंग के ख़ात्मे से मुतल्लिक मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी है, यानी जिस समुद्री रास्ते से दुनिया की तकरीबन 1/5 तेल की सप्लाई गुजरती है उसके बारे में भी दोनों तरफ की कहानी मुख्तलिफ है, और शायद यही इस मुआहदे का सबसे बड़ा चैलेंज है। वाशिंगटन और तेहरान एक ही दस्तावेज़ को मुख्तलिफ नज़रों से देख रहे हैं। याद रहे, सिर्फ कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साई पैलेस में अचानक फैसला किया कि वो मुआहदे पर फ़ौरन दस्तखत करना चाहते हैं। एक रस्मी साइनिंग सेरेमनी 2 दिन बाद स्विट्ज़रलैंड में होनी थी। JD वैंस को यहाँ आकर मेमोरेंडम साइन करना था, मगर ट्रंप ने इंतज़ार करने से इनकार कर दिया। मुआहदा साइन हुआ, मगर उसके बाद जो होना था वो भी नहीं हुआ। ईरान ने स्विट्ज़रलैंड की मीटिंग से पीछे हटने का फैसला कर लिया जब लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तशद्दुद दोबारा भड़क गया। लुसर्न में होने वाली सेरेमनी मनसूख हो गई और जिस डील को अमन की बुनियाद कहा जा रहा था वो चंद दिन में ही लरसती हुई नजर आने लगी। रॉयटर्स की रिपोर्टिंग के मुताबिक असल ड्रामा तो पर्दे के पीछे चल रहा था। पाकिस्तानी और कतरी ऑफिशियल्स ने हफ्तों तक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात पहुँचाए। दोहा ने माली यकीन दहानियाँ फराहम की, पाकिस्तान ने मुसव्वदे तैयार करने में मरकज़ी किरदार अदा किया, और फिर आया फैसला कुन लम्हा। एक पाकिस्तानी सोर्स के मुताबिक टॉक्स दोबारा ख़त्म होने के करीब थे। इजराइल के लेबनान पर हमले से सारी प्रोग्रेस को ख़तरे में डाल दिया था। सोर्स के अल्फाज में थिंग्स वर वेरी फ्लूइड। इसी रात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दोनों जानिब पैगामात का तबादला जारी रखा और चंद घंटे बाद मुआहदा तय पाया। मगर असल सवाल अब शुरू होता है। अगले 2 महीने में ईरान और अमेरिका को न्यूक्लियर प्रोग्राम, सैंक्शंस, फ्रोजन एसेट्स, ऑयल एक्सपोर्ट्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मुस्तक़बिल जैसे नहायत पेचीदा मसाइल पर फाइनल एग्रीमेंट तक पहुंचना है। और अगर इंटरिम डील पर ही इतना इख्तलाफ है कि एक तरफ हॉर्मुज़ खुला नज़र आता है और दूसरी तरफ बंद, तो फाइनल सेटलमेंट तक का सफ़र कितना मुश्किल होगा। आज हम बात करेंगे कि स्विट्ज़रलैंड में शुरू होने वाली ये गुफ्तगू किस कदर नाजुक मोड़ पर खड़ी है, पाकिस्तान ने इसमें क्या किरदार अदा किया, क्या करेगा, और क्या इस्लामाबाद मेमोरेंडम वाकई अमन की तरफ पहला कदम है या सिर्फ एक लंबा सीज़ फायर। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफ़ीर। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब हमें वक्त देने का। जमील साहब, अगर आप समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि जो ये टेक्निकल टॉक्स जो 2 माह चलने थे, ये बहुत फैनफेयर के साथ इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में शुरू हो चुके हैं, ये कब तक चलने हैं, क्या क्या डिस्कस होना है,
ज़रा इसकी जो डिप्लोमेटिक तरीक़ाकार है वो अगर हमें समझा सकते हैं। जी हाँ, पहले देखें एमओयू के तहत जो कि बहुत जिसमें अरक्रेजी के साथ इस एमओयू पर यहाँ तक पहुँचे और यकीनन मीडिएटर जिसमें पाकिस्तान नहीं सारी मीडिएशन की लेटर ऑन फॉरवर्ड बाय कतर, तो उसके बाद ये अब रोड मैप है पूरा, ये पूरा एक एजेंडा है 14 पॉइंट्स को, इसको एजेंडा अभी समझें टेक्निकल मीटिंग्स के लिए। अभी दोनों साइड से वाज़ेह रहे कि जब इस्लामाबाद में 21 घंटे की मीटिंग हुई थी तो उस 21 घंटों में एक तरफ से यानी अमेरिका के तरफ से 120 के करीब अफराद आए थे जिसमें टेक्निकल टीम के ज़्यादातर लोग थे, और इसी तरीके से ईरान के तरफ से 70 से ज़्यादा लोग आए थे टेक्निकल टीम के जो लोग थे। और ये भी आपके मैं नाजरीन के लिए बताता चलूँ कि जब जा रहे थे जेडी वैंस इस्लामाबाद से तो उन्होंने एक छोटी मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बताया था कि हमारी बहुत सारे पॉइंट्स पे तकरीबन राहें हमवार हो गई थी, सिर्फ इनरिचमेंट यानी न्यूक्लियर फाइल पर हमारी डिसएग्रीमेंट रही जिसकी वजह से हम कोई इस पर वाज़ेह इस वक्त बयान नहीं दे सकते। तो अब आ जाते हैं आपके सवाल के मुख्तसर जवाब पर, और वो है कि स्विट्ज़रलैंड में इस वक्त पहला सिलसिला शुरू हो रहा है और आपने 60 दिन की बात की, इसी में दिया हुआ है, इसी एमओयू में दिया हुआ है कि एक्सटेंडेबल मीन्स कि इट कैन बी एक्सटेंडेड इफ ऑल द एजेंडा पॉइंट्स आर नॉट कवर्ड एंड इफ एवरीथिंग इज नॉट डिस्कस्ड, और क्योंकि टेक्निकल चीज़ें होंगी तो उस लिहाज से ये मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है, तो अब इस वक्त अगर हम बात करते हैं कि कौन से इश्यूज़ हैं जहां ईरान का मौक़िफ़ अभी भी अलग है और अमेरिका का मौक़िफ़ अभी भी अलग है, ताकि ये टेक्निकल टीम्स उनको हल निकाल पाएँ। एक क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे 60 दिन के बाद टोल की बात है, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसके हवाले से है, वेयर आर मैटर्स डिफ़िकल्ट टू रिजॉल्व? In fact, basically, point number 1, 4, 5, 10 and 11, and I'll come one by one on it. So point number 1 पे तो आप देखें कि even the first day there is a violation, and these technical teams would again join their heads and hearts together, और उसके बाद वो डिस्कस करेंगे कि ये लेबनान में अगर यही सिलसिला रहा तो ये तो खिलाफ वर्जी है। और पॉइंट नंबर 1 में बिल्कुल वाज़ेह दिया हुआ है कि सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान, और इसमें सॉवरेनिटी का भी जिक्र किया हुआ है कि लेबनान की सॉवरेनिटी उसको भी मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। तो ये पहली तो ये सिलसिला इधर से ही शुरू हो गया वायलेशन से, क्योंकि पासदारान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा उनके पास एक सबसे बड़ा तुरप का पत्ता है उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, तो उस लिहाज से सबसे पहले जो अच्छा इसी पर अगर मैं आपसे मज़ीद सवाल कर सकूं, क्योंकि जो दो फरीक़ैन हैं इस वक्त अमेरिका और ईरान, लेकिन इसमें लेबनान पे जैसे आपने कहा उसकी सॉवरेनिटी, उस पे हमले जो जारी रखे गए थे, इजरायली जारियत भी जारी रही थी इस अरसे के दौरान, लेकिन वो सिग्नेटरीज नहीं हैं टू दिस MOU, तो उनसे कैसे हाउ कैन यू मेक देम बिहेव? और हमने यही देखा कि जब इजराइल ने हमले जारी रखे तो ईरान आल्सो बैक ऑफ। Oh, that's right. In fact, we have to bear in mind that under whose influence Israel is and under whose influence Lebanon, Hezbollah is. So once we have that in our mind, we will हम probably उस लिहाज से हमारे जहन में बात आएगी कि ये जो दो पार्टीज के दरमियान लीगल डॉक्यूमेंट, इसको खैर MOU तो इट्स जस्ट एन इंक्लिनेशन एंड इट्स लीडिंग टूवर्ड्स द एग्रीमेंट के तरफ हमें लेके जाएगा, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा जो कि आखिरी पॉइंट 14 नंबर पॉइंट जो है 14 नंबर पॉइंट, उसके तहत सिक्योरिटी काउंसिल भी उसको इंडोर्स करेगी जो इसमें जिक्र किया हुआ है। तो लिहाजा आपकी बात दुरुस्त है कि ना लेबनान इसमें पार्टी है और ना ही इजराइल अपने इसमें पार्टी है। आपने सुन लिया होगा डोनाल्ड ट्रंप को गुज़श्ता रोज़ 2 रोज़ कबल कि अगर मैं ना होता तो इजराइल सफ़ाई हस्ती से मिट जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम अक्सर जिक्र करते रहे हैं आपके चैनल पर, उसमें हम कहते रहे हैं, मैं ख़ुद भी कहता रहा हूँ कि अमेरिका अगर अपनी बैरी बेड़े हटा डाले, अमेरिका अपने जो जहाज़ उसने रखे हुए रिफ्यूलिंग की खबर तो ये भी आ रही है कि उन्होंने स्केल डाउन करना शुरू कर दिया है। कुछ फुटेज भी मैंने देखी हैं कि जिसमें अमेरिका ने
بن گورین ایئرپورٹ سے اپنے ریفیولنگ جہاز ہٹانا شروع کر دیے ہیں, لے جانا شروع کر دیے ہیں. یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے اور یہ بہت بڑا پریشر ہے نیتن یاہو پر کہ اگر بیہیو نہیں کرو گے, اور یہ پہلی دفعہ ایسا پریشر کریٹ ہوا ہے. 1897 میں جب صہیونیت کی بنیاد رکھی گئی, اس میں بہت سارے فیصلے کیے گئے, جس میں گریٹر اسرائیل کا بھی فیصلہ تھا, اور اسی کے تحت اسرائیل ایک وطن بنایا گیا, اور اسی کے تحت یہ ساری نیٹ ورکنگ اور جال بچھائے گئے اس کے اسرائیلی لابی کے, جس پہ بہت بڑی کتاب اور بڑی اچھی کتاب ہے جان میر شائمر کی. تو یہ اسرائیلی لابی کے انفلوئنس سے پہلی دفعہ امریکہ کا کوئی پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. وہ بھی ابھی انفلوئنس سے ہچکولے کھاتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کھاتے ہیں اس کے ہچکولے, لیکن پھر بھی ڈٹ گئے ہیں. اس سے پہلے کوئی پریزیڈنٹ نہیں ڈٹ سکا. بلکہ اگر میں اس سے مزید, کیونکہ آپ نیو یارک میں ہی بیٹھے ہوئے جمیل صاحب, جو بیانات ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اور وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کی طرف سے اسرائیل کے حوالے سے آ رہے ہیں, بہت کم ایسے ہوا ہے کہ امریکی صدور یا اگر ہم وائس پریزیڈنٹ کی بات کریں کہ اتنے سخت الفاظ استعمال کریں اسرائیل کے خلاف. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اسرائیلی لابی ہے, جو امریکہ میں الیکشنز میں لابینگ بھی کرتی ہے, فنڈز بھی فراہم کرتی ہے, انفلوئنس بھی کرتی ہے پالیسی کو, کیا وہ سحر ٹوٹ کیا ہے؟ جی, اس کو مدھم اس لیے ہوا ہے کچھ وہ کہ اس پہ نیتن یاہو نے بھی ایک بیان دیا ہے کوئی, اس میں بھی 5 روز قبل, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف کچھ ممالک سے سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا گیا, جس کی وجہ سے جین زی ینگسٹرز جو یوتھ ہے وہ امریکہ میں ہمارے خلاف ہوتی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی دفعہ جس کا آپ نے ذکر کیا ایپیک یا اسرائیلی لابی, جس کے تانے بانے تقریباً ہر محکمے میں بنے ہوئے ہیں امریکہ میں, تو وہاں میری جو یہاں انٹریکشن, میں یونائٹڈ نیشنز میں جب میرا پرانا ادارہ ہے, میں وہاں جب کینٹین وغیرہ میں یا ان کے کیفے میں جب جاتا ہوں, تو وہاں امریکن سے جب بات ہوتی ہے تو وہ نالا ہیں اس پہ کہ یہ غلط جنگ چھیڑی گئی تھی, اور جس کی وجہ سے ہمارے اس میں بہت زیادہ پریشر پڑ رہا ہے معیشت پہ, اور ہماری اپنی جو جیبوں پر بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے. تو یہ پریشر جب ہمارے کانگریس مین, جب یہ یہاں امریکہ کے کانگریس مین اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جاتے ہیں, اور جب وہاں جا کے ان پر پریشر پڑتا ہے مہنگائی کی وجہ سے خاص طور پر, تو وہ آ کے کنوے کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہے, آخری اور سب سے اہم بات اس ضمن میں, کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہے کہ یہ نوشتہ دیوار ہے, اگر انہوں نے اس پر اسٹینڈ نہیں لیا تو مڈ ٹرم الیکشن وہ ہارتے ہیں. اور اس دفعہ کا مڈ ٹرم الیکشن ہارنا ایک بہت ہی اچنبے کی بات ہوگی اس کے لیے, ریپبلکن کے لیے, اس لیے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم 25th امینڈمنٹ کو انووک کریں گے, اور یہیں بات ختم نہیں کریں گے, بلکہ ہم آگے کیس رجسٹر کریں گے, جس کو پاکستان میں کہتے ہیں, مطلب پراسیکیوٹ کریں گے. کوئی بھی صدر نہیں چاہے گا امریکہ کا کہ وہ امپیچ بھی ہو جائے اور پراسیکیوٹ بھی ہو جائے, کیونکہ اشارے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے جمیل صاحب, دیکھیں ظاہر ہے آپ نے جیسے ایکسپلین کیا ہے کہ ایک طرف اکنامک پریشر بھی ہے کیونکہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ تھا, دوسری طرف الیکشنز بھی آ رہے ہیں, لیکن اگر تنقید ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ, وہ اس معاہدے کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے, اس کو سرنڈر کا ڈاکیومنٹ بھی کہا جا رہا ہے, جو $300 بلین کمٹ کرنے کی بات کی گئی ہے, جو اس ایم او یو میں شامل ہے, ان ٹرمز آف ریکنسٹرکشن فنڈز, پھر فروزن فنڈز کو بھی کھولنے کی بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کر پائے گا صدر ڈونلڈ ٹرمپ, کیونکہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ جو یہ ایم او یو ہے, جو ڈیل ہے, جو مذاکرات ہیں, یہ ایک سرنڈر ڈاکیومنٹ ہے؟ جی ہاں, دیکھیں اس کو ذرا تھوڑا سا اگر گہرائی میں جا کے اس کو دیکھیں تو یہ یقیناً جو ان کے مخالفین ہیں اس میں کچھ ریپبلکن کے بھی ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے سب چیز گیو اوے کر دیا ہے ایران کو. اب یہ ایک لمبی اس پہ گفتگو ہو جائے گی, میں اس کو نچوڑ کے اس کا نچوڑ پیش کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ ایران کیونکہ جس انداز میں وہ آگے چلا ہے, اور ہرمز جو کہ کاز آف وار نہیں تھی, ہرمز کانسیکوینسز آف وار تھا, بٹ دیٹ بیکیم نمبر 1 پرابلم فار دی انٹائر ورلڈ, کیونکہ پاسداران نے کہہ دیا تھا کہ اگر ہمیں آپ نے تکلیف پہنچائی تو دنیا میں کوئی بھی اس اذیت سے نہیں بچ سکے گا.
اور انہوں نے ثابت کر دیا معیشت کے لحاظ سے دنیا انفلیشن کی طرف تو چلی گئی. اب انفلیشن سے اکانومسٹ دنیا کے کہہ رہے تھے ڈپریشن پہ چلے جائیں گے, جو 1920 والا ڈپریشن تھا وہاں لوگوں پر فاقہ کشی پر آ گئی تھی بات دنیا میں. تو دنیا کہیں یہ نہیں چاہتی تھی, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی بات پھر یہ سرنڈر ڈاکومنٹ کی وجہ وہ ناقدین اسی پریشر میں کہہ رہے ہیں جو کہ ابھی آپ بات کر رہی ہیں, جو ہم بات کر رہے ہیں, جو اسرائیلی لابی کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ابھی بھی اپنی ختم تو نہیں کر دیا اپنی پوری تحریک انہوں نے, کیونکہ وہ ہر جگہ پر ان کا انفلوئنس ہے. اور یہ کوئی میں نے جیسے بتایا کہ 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں بنیاد رکھی گئی صہیونیت کی, اس وقت سے لے کے اب تک اس پہ بڑا کام ہوا ہے. تو آ جاتے ہیں واپس اس بات پر. جی بالکل. اب اگر ہم اسٹریٹ آف ہارموز کی ہی بات کریں, کیونکہ ایران پہلے سے وار گیم کر چکا تھا, بندش سے مظاہرہ کر چکا تھا کہ وہ دباؤ رکھ سکتا ہے اس حوالے سے, تو جو 60 دن بعد یہ جو ٹیکنیکل ٹاکس مکمل ہوں گی اس کے بعد بھی وہ آپشن اپنے پاس رکھیں گے کہ وہ ٹول ایکسٹریکٹ کرے تاکہ جو ان کو لاسز ہوئے ہیں, جو نقصانات ہوئے ہیں اس جنگ کی وجہ سے, وہ پورا کر سکیں, اور امریکہ یہ مان سکتا ہے؟ جی دیکھیں, امریکہ نے خود لکھ کے دے دیا نا ایم او یو میں, کیا لکھ کے دیا ہے کہ یہ 30 دن یہ کوئی بھی اس پہ نہیں لیوی چارج نہیں کیا جائے گا, کوئی پیسے نہیں لیے جائیں گے شپس پار کرنے کے لیے. یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ ہم انٹرنیشنل قانون کے مطابق اس کی مینجمنٹ کریں گے, اور وہ کیا ہے, امریکہ جو بات کر رہا ہے وہ انٹرنیشنل قانون یونائٹڈ نیشنز لاز آف سی, اس کے تحت اس کے زمرے میں یہ بات آتی ہے, وہ ہے 17 آرٹیکل. اور جو ایران بات کر رہا ہے یونائٹڈ نیشنز لاز آف ہائی سیز کی آرٹیکل 24 کے حساب سے, جو اسی چوتھے نمبر پوائنٹ میں دیا ہوا ہے ایم او یو کی, اور چوتھے نمبر پوائنٹ میں یہ دیا ہوا ہے کہ امریکہ نے اپنی بات منوا لی فری پیسج جو کہ 17 آرٹیکل کے تحت ہے, اسی کے نیچے لکھ دیا ہے کہ اس کے بعد ایران نیگوشیٹ کرے گا اپنے پڑوسی ملک عمان سے اور خلیجی ممالک سے اس کی مینجمنٹ کا لائحہ عمل بنانے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ سروس چارجز, اور اناؤنس کر دیا ایران نے کہ ہم اس کی مینجمنٹ کا ہم نے جوائنٹ اتھارٹی بنا لی ہے اور ہم سروس چارجز کریں گے. تو سروس چارجز وہ جو میں نے ابھی آپ کو لا بتایا ہے اس کے تحت بعد میں, اور یہی ٹیکنیکل ٹیم بات کرے گی ابھی کہ بھائی اس کا کیا طریقہ ہوگا, اس کے جزیات کیا ہوں گے, آپ کے جو آپ ایک فریم ورک بنا رہے ہیں عمان کے ساتھ مل کے, اور آپ نے اس ہمارے ایم او یو میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے خلیجی ممالک سے بھی بات چیت کرنی ہے, یعنی کہ ایران نے, تو ایران نے کس کس خلیجی ممالک سے بات کی ہے اس معاملے میں, تو یہ ہی ٹیکنیکل ٹیمیں بات کریں گی کہ آپ نے جو لائحہ عمل بتایا ہے انٹرنیشنل واٹر وے جو فری پیسج کا ہے, اس میں کہیں کوئی قدغن تو نہیں لگ رہی ہے, دکھلائیں, بتائیں, جزیات ڈسکس کریں. تو اس لیے یہ ٹیکنیکل ٹیم وہاں ہوگی, اور اس میں اگر آپ مینجمنٹ کریں گے تو آپ کی فورس ڈپلائمنٹ کیا ہوگی, چیکنگ کا طریقہ آپ کا کیا ہوگا, سروس چارجز اگر آپ کہہ رہے ہیں آرٹیکل 24 کے تحت تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو یہ ٹیکنیکل ٹیمیں اسی لیے 60 دن میں انہوں نے اسی پروویژن میں رکھا ہے کہ 60 دن سے زیادہ بھی اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں کہ عام طور پہ جب اس قسم کی ڈپلومیٹک نیگوسیشنز ہوتی ہیں اور ٹیکنیکل سطح پر ہوتی ہیں تو بند کمروں میں ہوتی ہیں, میڈیا کی نگاہوں سے دور ہوتی ہیں. اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس بھی وہاں موجود ہیں, ایران کے اسپیکر بھی وہاں موجود ہیں, اور اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بھی موجود ہیں. ان کی موجودگی کیوں ضروری ہے, اور کب تک ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہاں اس پروسیس میں شامل رہیں گے؟ 2 ریزنز. 1, جو ٹیکنیکل ٹیمیں ہیں انہیں بار بار کنسلٹ کرنا پڑتا ہے اپنے سربراہوں سے. اگر وہ سربراہ وہاں نزدیک ہیں تو انہیں فوری طور پر کنسلٹ کر لیا جاتا ہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس پورے پروسیس کو ایک زیادہ اسٹیچر دینے کے لیے, ایک زیادہ فوقیت اور اہمیت دینے کے لیے جو اکابرین ہیں ان کا لیول بڑھا ہے,
और क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता वो इतनी दिनों तक 60 दिनों तक नहीं जेडी वैंस रह सकेंगे वहाँ और न ही प्राइम मिनिस्टर या फील्ड मार्शल वहाँ रह सकेंगे। ये इब्तदाई तौर पर इसकी अहमियत और इसकी फोकियत को दिखाने के लिए किया गया, और दूसरा इनिशियल ताकि हचकोले ना आए, इनिशियल कोई डीरेल ना हो जाए, एक दफ़ा ये गाड़ी पटरी पर चढ़ जाए और गुफ्तगू शुरू हो जाए, इनिशियल कंसल्टेंसी के लिए चंद दिन या एक आध दिन वहाँ उनको रुकना पड़ेगा, इन दोनों काबरीन को, दोनों साइडों के। और उसके बाद देखें कि कतरी प्राइम मिनिस्टर उधर से हिले नहीं है, इसलिए कि कतरी प्राइम मिनिस्टर वहीं रहे और वो कोशिश कर, क्योंकि टीमें पहुंच गई थीं और वो कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से इंगेजमेंट उनकी बरकरार रहे और उस इंगेजमेंट की वजह से वो वहीं रहे। तो इसी तरीके से हमारे काबरीन भी वहाँ रहेंगे, और जैसे मैंने बता दिया कि क्विक कंसल्टेशन बाय द टेक्निकल टीम्स एंड आल्सो गिविंग वेटेज टू द एंटायर प्रोसेस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इंसाइट देने का ये तमाम प्रोसेस के हवाले से डॉक्टर जमील साहब। बजट 2026-27 हाल ही में पेश किया गया है और तारीख में पहली बार आइन के आर्टिकल 164 के तहत सूबों की जानिब से मजमूई तौर पर 1035 अरब की ग्रांट यानी कि इमदादी रकम फराहम की जा रही है, मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मरकज़ को ग्रांट देने से इनकार करते हुए इसे बानी PTI इमरान खान से मुलाकात तक मशरूत कर दिया है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असेंबली में इस बात का ऐलान भी किया। उनका कहना है कि फेडरल हुकूमत के साथ किसी भी किस्म की कटौती या फंड की एडजस्टमेंट पर इस वक्त तक कोई पेशरफ्त नहीं होगी। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की हुकूमत ने सालसी का खूब किरदार अदा किया है, लेकिन अपने घर पर भी नज़र डालें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में देते हुए डोमेस्टिक सीज़ फायर का मुतालबा कर दिया। हम इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कोऑर्डिनेशन इंफॉर्मेशन इख्तियार वली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इख्तियार वली साहब, बता सकते हैं कि इस वक्त जो एक मामला अटका हुआ है वो एक तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की जाए, दूसरी तरफ जो फंड्स देने हैं सूबों ने वहाँ, तो आप बता सकते हैं कि इस वक्त क्या सोच पाई जा रही है हुकूमती हलकों में, क्योंकि बातचीत भी चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अंबर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। थैंक यू एंड विश यू गुड लक, और आपका कमबैक भी आपको मुबारक हो। अच्छा, मैं इतना कहूँगा कि जो बजट की बात आपने की और जो पैसे सूबों ने दिए हैं, तो उस पर अंडरस्टैंडिंग तो वही थी जो मीटिंग में हो चुकी है, और बात तो एक ही होती है और वो बात हो गई है। मेरे ख्याल में मिनट्स ऑफ द मीटिंग में वो बात आ चुकी है, और उस पर सब जितने पार्टिसिपेंट्स थे, बलूचिस्तान के वजीर आला थे, पंजाब की रिप्रेजेंटेशन थी, सिंध के वजीर आला थे, और फेडरल गवर्नमेंट ने अपने तरफ से 1000 अरब रुपए का दिए, तो वो तो उसमें तो कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल में अगर उस पर कोई सियासत करनी है, बातचीत करनी है, तो वैसे बातचीत ज़ेब-ए-दास्तान के लिए हो सकती है, लेकिन कमिटमेंट इज कमिटमेंट, एंड व्हाटएवर हैज बीन डन एंड डिसाइडेड दैट हैज बीन डन एंड डिसाइडेड। उस पे दूसरी बात तो है नहीं। लेकिन इख्तियार साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, मुज़म्मिल असलम साहब ने इस पर बार बार बात की है कि जो NEC की मीटिंग थी जिस पर यह फैसला हुआ था, उसके एजेंडे में ये बात नहीं थी, तो अभी कमिटमेंट जो की है वो तो गैर रस्मी है, फॉर्मलाइज भी नहीं है। चले, जो गैर रस्मी तक इन्होंने मान ली है तो रस्म भी अदा हो जाएगी। अगर ये गैर रस्मी से भी इनकार कर लेते तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होती। गैर रस्मी ये मान लेते तो फिर रस्म अदा होने में ज्यादा। लेकिन आपको लगता नहीं है कि एक उनकी बात भी दुरुस्त है कि वो मुशावरत करना चाहते हैं बानी PTI के साथ, इमरान खान साहब के साथ, और इससे पहले भी, और मुलाकात बहुत अरसे तक नहीं हो पाई, और ये अगर वफाकी हुकूमत कर पाए। That is not I'm giving you a news, but I'm telling you something about my assessments. मैं उसके मुताबिक आपको बताऊं कि I think बजट के बाद फिर इनकी जो है मुलाकात भी होने वाली है, हो जाएगी वो चीज़ें जो है, तो मुझे लगा ऐसे रही है, मैं I can smell it. ये नहीं, आपकी असेसमेंट तो है, लेकिन किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं? किससे बात हुई, किससे कौन से ज़राए थे? जो ओवरऑल जनरली मैंने कुछ एल्डर्स को डिस्कशन करते हुए देखा है, सुना है, तो मुझे लगता है कि वो इनकी हो जाएगी।
लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि इमरान खान साहब की जो मुलाकात है, मुलाकात के बाद फिर हमेशा मुलाकात के बाद फिर स्टेट के अगेंस्ट, एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट जिस किस्म की ट्वीट्स उनके अकाउंट से फिर होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इनसे वो जमानत एटलीस्ट ली जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूं तो उनके अपने बेटों से बात करा दी गई थी, और जैसे ही बात हो गई थी ईद पर तो फौरन वो चले गए और वो जिनेवा में उधर बैठ गए। GSP+8 के जो स्टेटस है पाकिस्तान का, उस पे वो आरिफ अजायका और वो दूसरे जो गद्दार वतन है उनके साथ बैठे हुए थे, और एक उसमें मिस्टर उस्मान भी बैठे हुए थे, जहां पर उन्होंने उनकी फैसिलिटेशन भी की और उनको असिस्ट भी किया। तो फिर ऐसी चीजें शुरू हो जाती हैं, मतलब फिर रियासत पर, मुल्क की मिट्टी पर फिर हमले शुरू हो जाते हैं। इफ यू अलाउ मी देन आई वुड लाइक, अगर मैं जो समझ रही हूँ जो आपकी बात कि वजीर जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ये इसलिए नहीं करवाई जा रही क्योंकि उनके बेटों ने GSP+ की जो मीटिंग थी उस पर अपनी एक नैरेटिव बनाया था, इस वजह से नहीं करवाई जा रही। और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, तो उसमें कंपोनेंट्स में से एक एलिमेंट ये भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक जो उन्होंने माजी में ट्वीट्स की थी मुलाकात के बाद फील्ड मार्शल के खिलाफ, वो भी ठीक नहीं थी। मतलब आप पॉलिटिकल लीडरशिप पे तनकीद करते हैं, दैट इज़ फाइन, ओके, लेकिन सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ, और फिर जो जंग जीत कर आए हो, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इज्जतें कमाई हो, उन पर ऐसे इल्जामात लगाना कि आप उनको विद स्पर ऑफ द मोमेंट आप उनको कटहरे में खड़ा कर दें और फिर तज़हीक करें, तौहीन करें, तो ये फिर अच्छा नहीं समझा जाता। ये बहुत ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि बहुत अरसे से इस किस्म की ट्वीट्स तो नहीं हो रही, तो आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि कौन जामिन बनेगा इस बात का कि चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट हो या दीगर वुज़रा हो या स्पोक्स पर्सन हो, वो ऐसी बातें नहीं करेंगे? हु विल गारंटी दैट? ये तो आप बड़े एडवांस स्टेजेस की बातें कर रही हैं। अच्छा, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। लेट द कमेटी स्टार्ट दैट इट वर्क्स, कि वो शुरू होती है। जो स्पीकर की सरबराही में कमेटी बनी है और वज़ीर आज़म ने बनाई है और फिर इनको मुज़ाकरात की दावत दी है, तो उसको काम शुरू करने दें, ये चले जाए, बैठे ज़रा, कहीं से सिरा तो पकड़े, तो फिर आगे बात शायद कहीं जाके बनेगी, तो उसमें चीज़ें डिस्कस भी हो जाएंगी। और फिर ये आखिरी बात जो है, जो आज आप पूछ रही हैं कि ज़मानती कौन होगा, तो ज़मानती फिर देखेंगे ज़मानत कौन लेता है। इमरान खान साहब की ज़मानत वैसे लेता कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें और भी मामलात हैं, ये जो बजट की डिस्कशंस हैं और जो डायलॉग की बात है, बातचीत काफ़ी चल रही है दोनों फरीक़ैन की तरफ से। स्पीकर ने, आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया, उन्होंने ये कमेटी बनाई है। उसमें एक और मामला है, वो है मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का, और उनका जो टैक्स की एग्जेम्पशन थी वो ख़त्म होने वाली थी, और वो चाह रहे थे, इसमें जुनेद अकरम भी बैठे हुए थे, असद कैसर साहब से भी मुलाकात हुई है, बातचीत भी हुई है कि ये जो टैक्स एग्जेम्पशन है इसको जारी रखा जाए मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। अच्छा, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जो एग्जेम्पशन आप फाटा और पाटा के लिए मांग रहे हैं, सूबाई हुकूमत जो डिमांड कर रही है, खुद वो टैक्स वहां से वसूल कर रही है। कैन यू जस्टिफाई इट? कैन एनीवन जस्टिफाई इट? नो, ये नहीं कर सकते। ये वहां से नहीं, तो अगर वो चाह रहे हैं कि डबल टैक्सेशन खत्म हो जाए, तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं है, उनका अपना सूबा है। नहीं, कुछ टैक्सेस जो है वो प्रोविंशियल हैं, कुछ टैक्सेस जो है वो नेशनल हैं। ये तो नहीं कहते हैं कि आप टैक्स को वहां से खत्म ही कर दें, वहां से लिफ्ट कर लें, वेव ऑफ कर लें फॉर एवर। ये तो नहीं कि ये तो एक साल की एग्जाम्पशन मांगते हैं। और कुछ चीजें नॉलेज में ये भी आई है, गुज़श्ता 3 सालों से वहां से ये जो टैक्स एग्जाम्पशन दी जा रही है, तो इसमें भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो वहां पर उनका अपना बिजनेस है और वहां पे उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनका जाती आप फायदा नाम है। ले सकते हैं, ये कौन लोग हैं? मैं नाम नहीं ले सकता किसी का। नहीं, आप इल्ज़ाम लगा रही है तो नाम तो लेना चाहिए ना।
اگر آپ الزام کہیں گے تو ٹھیک ہے، الزام ہی سمجھے، لیکن یہ چیزیں ہیں. آج میں نے اتنی بات کر دی، شاید اگلے 2-3 دنوں بعد میری اس بات کا کوئی نگیٹ کر دے، پھر میں کچھ اور ثبوتوں کے ساتھ آ جاؤں گا، آپ کے شو میں بیٹھ جاؤں گا. چلیں اتنا بتا سکتے ہیں کہ اس وقت حکومت کیا کنسیشنز دینے کے لیے تیار ہے اور تحریک انصاف کیا مانگ رہی ہے؟ کہاں آپ کی ایک ہم کہہ سکتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان، مطلب میں اوورآل، اب یہ اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں اوورآل آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو they should behave like a political party. یہ 4.25 سال مرکز پر حکومت کر کے گئے ہیں، 15 سال سے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے. خسارے پہ خسارے کے بجٹ یہ پیش کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سرپلس بجٹ پیش کر دیا، منافع کا بجٹ پیش کر دیا. یہ ساری چیزیں they should behave like a political party. یہ دروغ گوئی جو ہے، یہ فالس سٹیٹمنٹ یہ بند کر دے اور یہ جلا دو، گھیراؤ کرو، 9 مئی جیسے واقعات کرو، ریڈیو پاکستان کو جلا کے راکھ کا ڈھیر بنا لیکن دو. اس پہ تو ان کو سزا مل چکی ہے نا، ان کو تو بہت عرصے سے وہ قید ہیں ان کے رہنما. ابھی تو سزا باقی ہے، ابھی تو کچھ لوگوں کو ہوئی ہے، ابھی تو بڑے میجر کیسز جو ہے تو اس کی سزا اور اس کے فیصلے جو ہیں وہ رہتے ہیں. اگر if you allow me تو میں خیبر پختونخوا کے بجٹ پہ تھوڑا سا میں بولنا چاہتا ہوں. جی یہ 48 بلین کا یہ خسارے کا بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے، جس پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا اچھا بجٹ ہے. خیبر پختونخوا میں ایک بڑے مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں عمر، کہ یہاں پر کیا کچھ جاتا ہے، کہا کچھ جاتا ہے، یہاں پر دکھایا کچھ جاتا ہے، بیچا بہت کچھ جاتا ہے، دکان کے اندر یا ڈبے کے اندر ہوتا کچھ نہیں ہے. 52 ارب روپیہ رکھا گیا ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے لیے، حالانکہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ چھٹی کر کے چلا گیا ہے، وہ بلدیاتی نظام کے ناظمین جو ہیں وہ سارے فارغ ہو چکے ہیں. تو یہ 52 ارب روپے لگیں گے نہیں، لیکن ایک حجم بنا دیا ہے بجٹ کا. 189 پروجیکٹس یہ ایسے رکھے ہیں، 189 پروجیکٹس ہیں جس کی اربوں روپے مالیت بنتی ہے. ایک پروجیکٹ کے لیے 1 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے، 50,000 اور 10,000 روپے یہ انہوں نے رکھے ہیں. تو پبلک کو دکھانے کے لیے کہ we are starting new 189 projects. اچھا، اگر میں آپ کو کہوں کہ ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے انہوں نے 560 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 1200 نئے منصوبے شروع کر دیے ہیں، جبکہ 1500 ان کے اولڈ ہیں. اگر ان کو ملا کے آپ ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے بھی دیں تو یہ ہزاروں ارب روپے بن جاتے ہیں. ٹوٹل بجٹ آپ کا 560 ارب روپے کا ہے. یہ ایک الگ ڈرامہ ہو گیا. اب اگر میں آپ کو اب ان ساری باتوں کے بتاؤں، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سڑک ضروری ہے یا تعلیم ضروری ہے، تعلیم کا بجٹ رکھا ہوا ہے 20 ارب روپے اور ایم پی ایس ایم این ایس کو نالی اور سڑک بنانے کے لیے رکھے ہیں 55 ارب روپے. یہ وہاں کی صورتحال ہے، یہ وہاں کے حالات ہیں، یہ دکھاتے اتنی بڑی پکچر ہے اور اندر ڈبے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور آن لائن شاپنگ آپ نے دیکھی ہوگی نا کہ بڑا خوبصورت پیکنگ اور بڑی اچھی پریزنٹیشن دکھا کے آپ بلاؤ تو اس میں سے پھٹے ہوئے جرابے نکلتے ہیں. لیکن دیکھیں بالکل، اور تنقید اور سوال اٹھانا آپ کا بھی حق ہے، ہمارا بھی حق ہے. اور جہاں تک ہم ہیلتھ سپینڈنگ کی بات کریں، میرے خیال میں کوئی بھی صوبہ ایسا پاکستان کا نہیں ہے جو صحیح لگا رہا ہو تاکہ بچوں کی تعلیم کو زیادہ فروغ دیا جائے. بٹ یہ ویلڈ پوائنٹس ہیں اور جی بالکل آپ کہیں نہیں ہوتی جتنی کے پی میں ہو رہی ہے. چلے اس پہ ہم اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس آپ کے ساتھ یہ شارٹ وقت تھا، ختم ہو رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ. 2000 اچھا ایک جملہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرے پاس 2022 میں 5 یونیورسٹیاں بنانے کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے تھے بجٹ میں 5,000 روپے اور 220 اسکول بنانے کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے تھے 12,000 روپے. کر سکتا ہے کوئی؟ دس از اونلی پی ٹی آئی کین ڈو. یہ میجک اور یہ چمتکار یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بندے بشر کا کام نہیں ہے. چلیں بٹ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. انہی معاملات پر پاکستان تحریک انصاف کا موقف لیں گے. بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے انفارمیشن منسٹر شفیع اللہ جان سے. شفیع صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. ابھی جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں، اختیار ولی صاحب اور دیگر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات بجٹ کے بعد ہو جائے گی. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟
सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक मुलाकात की बात है तो हमेशा हुकूमती अरकान के जो दावे हैं वो झूठे साबित हुए हैं। इख्तियार साहब हो या फिर तारिक फजल चौधरी साहब हो, अक्सर ये टॉक शोज में आते हैं, अक्सर ये मीडिया टॉक्स जब भी करते हैं ये मुलाकात के हवाले से दावे करते रहते हैं, लेकिन वो दावे कभी सच्चे साबित नहीं हुए। जब हम इनसे नेक्स्ट डे पूछते हैं कि आपने कल किसी टॉक शो में या किसी मीडिया टॉक में आपने कहा था कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात हो जाएगी, वकला की मुलाकात हो जाएगी, लेकिन वो मुलाकात तो नहीं हो सकी, तो कहते हैं कि ये हमारे इख्तियार में नहीं है। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि ये 17 सीटों की हुकूमत है, 17 सीटों पे पूरे पाकिस्तान पे अजाब की तरह मुसल्लत है, इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। और जब भी हमने इनसे बात की इमरान खान साहब के हवाले से, मुलाकात के हवाले से, डॉक्टर की रिसाई के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, हमने इनको बेइख्तियार पाया है। ठीक है, तो अगर इनको बेइख्तियार पाया है, ज़ाहिर है टॉक शो में कुछ और बात होती है लेकिन मामला पीछे अलग होते हैं। आप लोग डटे हुए हैं कि जब तक इमरान खान साहब से मुशावरत नहीं होती तब तक आप जो ग्रांट देना है वफाकी हुकूमत को वो नहीं देंगे, और इस पे हुकूमत या वफाकी हुकूमत या उनके नुमाइंदों ने आपसे क्या बात की है, क्या वादे किए हैं, अगर हम टॉक शो से हट की बात करें? देखिए, पहली बात यह है कि NEC का जो इजलास था जिसमें CM अफरीदी साहब मौजूद थे और मुजम्मिल असलम साहब मौजूद थे जो खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमने वहाँ भी अपना स्टांस बड़ा क्लियर रखा और हमने कहा कि ये ग्रांट जो है ये इमरान खान साहब से मुलाकात से मशरूत है। आप जो खैबर पख्तूनख्वा के शेयर की बात कर रहे हैं, कोई मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 175 अरब रुपए ये बनते हैं, तो 175 अरब रुपए जो बनते हैं ये बहुत बड़ा फैसला है। ये फैसला हम बगैर मशावरत के नहीं कर सकते। अंबर साहिबा, एक और चीज़ के नून लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जब भी इस किस्म के फैसले वो लेते हैं वो अपनी लीडरशिप से जो है कंसल्ट करते हैं। फिर हमारी बारी में ऐसा क्यों है? हम भी कंसल्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि CM अफरीदी साहब की मुलाकात हो इमरान खान साहब से, तमाम सिचुएशन उनके सामने रखी जाए। इमरान खान साहब की मर्जी है, अगर वो हामी भरते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर वो नफ़ी करते हैं हम किसी सूरत ये ग्रांट नहीं देंगे। और ये डे 1 से हमारा स्टांस है। कुछ वफाकी वज़रा कहते हैं कि हम एग्री कर चुके थे, हमने शुरू दिन से हम एग्री नहीं हुए। हमने पहले दिन से इस ग्रांट को इमरान खान साहब की मुलाकात से मशरूत किया है। मुलाकात जब भी होती है ये नेशनल यूनिटी की बात करते हैं, ये कहते हैं पाकिस्तान की बात है, और पाकिस्तान की बात जब भी आई है तहरीक इंसाफ 2 कदम आगे बढ़ी है। आपने देखा होगा मुतअद्दिद बार कि जब जलसा कैंसिल करना हो या कोई और ऐसी नेशनल यूनिटी की बात हो तो हम 2 कदम आगे आते हैं। ये नून लीग का पुराना वतीरा है कि जब ये मुश्किलात में होते हैं तो ये पाँव पड़ते हैं, तो जैसे ही मुश्किल से निकलते हैं ये गिरबान को हाथ डाल देते हैं। जब तक मुलाकात नहीं होती, ये बड़ा क्लियर स्टांस है CM अफरीदी ठीक है, आपका बहुत क्लियर स्टांस है और आप ये नहीं समझते कि इख्तियार है जो नून लीग की हुकूमत है, लेकिन तो इख्तियार किसके पास है? उनसे बातचीत हो रही है? जिनके पास इख्तियार है उन्होंने 17 सीटों पे नून लीग को बैठाया हुआ है। नहीं, लेकिन उनसे बातचीत हो रही है? कोई इस वक्त बैकडोर राब्ता कोई नहीं हो रहा, और ना ही हम किसी बैकडोर राब्ते पे यकीन रखते हैं, ना हम डिग्गी में बैठ के किसी से मिलने को तरजीह देते हैं। जो भी होता है सबके सामने होता है, जो भी मुलाकात होती है, जो भी मुज़ाकरात होते हैं सबके सामने होते हैं। हम किसी बैकडोर राब्ते पे बिलीव नहीं करते। हम चाहते हैं कि अदालतों से हम सुरखरू हों। हालांकि अदालतें 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद तो महकूम हो चुके हैं, लेकिन रास्ता एक ही बचता है। हमने कभी इमरान खान साहब के केसेस के बारे में इनसे बात नहीं की। हाँ, हमने जब भी बात की है तो इमरान खान साहब तक रिसाई की बात की है, इमरान खान साहब की जाती डॉक्टर की रिसाई की बात की है, बहनों की मुलाकात की बात की है। तो आपको क्या लगता है कौन रोक रहा है ये मुलाकात? जिसने इस हुकूमत को बैठाया हुआ है, जिसने इस हुकूमत को 17 सीटों पे भर्ती किया हुआ है, जिसके बैसाखियों पे ये हुकूमत खड़ी है, लेकिन उनका मौक़िफ़ है। और ये मैं तमाम जो एक हुकूमत का मौक़िफ़ है जिसमें दोनों फरीक़ैन शामिल हैं, उनका तो यही मौक़िफ़ है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, अनऑफिशियल अकाउंट्स हैं, जो फ़ौज के हवाले से जो ट्वीट्स होती हैं उनको रुकना चाहिए। और जाहिर है जो अभी तो जब से 7 महीनों से तो कोई खान साहब के अकाउंट से कोई ट्वीट नहीं हुई। जब से मुलाकात इन्होंने बंद की है उसके बाद तो कोई ट्वीट नहीं हुई। तहरीक इंसाफ ने तो बारहा लचक दिखाया है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि जब भी पाकिस्तान की बारी आई है हमने लचक दिखाया है। इस्लामाबाद टॉक्स से हमने अपना जलसा कैंसिल कर दिया। हमने हमेशा पाकिस्तान की जो तरजीहात है उनको आगे रखा है अपनी जाती तरजीहात से। आपको याद होगा अंबर साहिबा कि जब ये लोग अपोजिशन में थे तो ये किस किस्म के नारे अपने जलसों में लगाते थे कि ये जो दहशतगर्दी है, आगे का जो नारा है वो आपको पता है। फिर इसके अलावा क्या अजमल कसाब के लेकिन उस वक्त भी लेकिन उस वक्त भी आप लोग उन पे इल्ज़ाम लगाते थे कि आप मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। अब
ज़ाहिर है मामला उल्टा हो गया है। तो ये तो होता है ना कि कौन ताकत में होता है, किसके ताकत के किसके करीब होता है, दिस इज़ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल गेम। लेकिन अगर मैं एक और बात करूँ, जी नहीं, अगर मैं इसे आगे बढ़ूँ, में आता हूँ, हमने तो हमेशा पाकिस्तान की बात की है, हमने तो हमेशा कहा है कि ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है, हमने तो हमेशा ये बात की है। हमने तो कभी भी गद्दारी के ज़ुमरे में ऐसी कोई चीज जो हमारे खाते में आती हो तो आप बता दें। डॉन लीक्स तो हमने नहीं किया, चले मैं इससे अजमल कसाब जी माजी से मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ। जी माजी से सबक सीख के आगे बंदा चले, आपने सबक नहीं सीख रहे, ये इन्होंने सबक नहीं सीखा, लेकिन आपने सीख लिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस वक्त जैसे गौहर साहब ने भी बात की थी कि इस वक्त डोमेस्टिक सीज फायर की ज़रूरत है, तो आपको लगता है कि डोमेस्टिक सीज फायर हो चुका है, उसके क्या नुकात होने चाहिए, क्या कंडीशंस हैं आपकी तरफ से, क्या मिसाकी इस्तेकाम ये मिसाकी जमहूरियत की बात कर रहे हैं या फिर इस्तेकाम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? ये इस तरह नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि मिसाकी जमहूरियत के साथ हम आपके साथ खड़े हो जाएं, तो फिर आप इमरान खान साहब के हवाले से जो आपके फैसले हैं, जिस तरीके से आपने उनको आइसोलेशन में डाला हुआ है, जिस तरीके से आपने मुलाकातें बंद की हुई है, जिस तरीके से आपने उनकी तबी सहूलत बंद की हुई है, ये तमाम तर चीज़ें इन लाइन होगी तब भी हम जाके आपसे कोई बात करेंगे। इसके अलावा हमारे जो कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, हम अगर इनके साथ हम बातचीत के लिए बैठेंगे भी तो हम चाहते हैं कि हमारी मैंडेट की वापसी हो। जो मैंडेट आपने 8 फरवरी को डाका डाला है, ये तो डाका डालने के माहिर हो गए हैं। ये वोट देखते हैं उस पर भी डाका डालते हैं, ये मैंडेट देखते हैं उस पर भी डाका डालते हैं, पैसों पे तो वैसे भी ये पुराने डाके डालते हैं। बात बड़ी वाज़ेह है कि नून लीग को तो इस वक्त यह हाल हो चुका है कि उनको रेस में अकेला छोड़ा गया, तभी ये फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच रहे। मुल्क नहीं चल रहा। अगर मुल्क चल रहा होता तो बात कुछ और थी। ये आप खुद देख लें कि इस वक्त जीडीपी की ग्रोथ क्या है। आपका पीएम जो है वो कहता है कि हम इसको 4% पे लेके जाएंगे, और फिर जब हमारी हुकूमत थी, जब ये 6% पे थी, तो ये कहते थे कि 6% पे तो तरक्की नहीं हो सकती, 6% पे तो रोजगार नहीं मिल सकता। तो फिर 4% पे कैसे तरक्की होगी, 4% पे कैसे रोजगार मिलेगा? इकोनॉमिक कंडीशन आपके सामने है, एक्सपोर्ट की कंडीशन आपके सामने है। आपने सालसी का रोल प्ले किया, अच्छी बात है, पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। अब उस सालसी रोल से पाकिस्तान ने क्या हासिल किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या पेट्रोल सस्ता हो गया, क्या इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो गई? अभी तो उन्होंने पेट्रोल तो जी पेट्रोल तो अभी सस्ता किया है ना, जाहिर है इस पे डिपेंडेंट है कि आपने IMF के साथ हमारे टाइम में IMF के साथ मुआहदा भी है। अंबर साहिबा सुन लें, हमारे टाइम में $120 का बैरल था। जी देखिए आप सुनेंगे नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। चले सुन, हमारे टाइम पे $120 का बैरल था तो 150 का पेट्रोल था। अभी तो 76-77 पे बैरल आ गया है। 67 से बैरल गया था, इन्होंने 520 पे रेट्स लेके गए थे। तो अब जो पुराना रेट आ गया, कम से कम पुराने रेट पे तो पेट्रोल ले आए। अभी भी ये 300 का दे रहे हैं। क्योंकि दे रहे हैं क्योंकि ले भी बढ़ा दी है। तो बात बड़ी वाज़ेह है। नहीं बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जी बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पेट्रोल की लेवी जो है वो ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये भी बात मानने की ज़रूरत है कि जब आप सब्सिडी देते हैं पेट्रोल पर तो उससे आपका लॉन्ग टर्म नुकसान भी पहुंचता है। उसके बाद भी हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब थे और फिर IMF के साथ बड़ा मुश्किल से दोबारा से सेटलमेंट हुई थी। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो मैंने सवाल किया था 2-3 जो आप लोगों के मुतालबात हैं। सबसे पहले तो ज़ाहिर इमरान खान साहब के साथ मुशावरत और मुलाकात वो तो नंबर 1 है, लेकिन इसके साथ जो मर्ज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है, टैक्स एग्जेम्पशन उसको कंटिन्यू रखना, और कौन से मुतालबात हैं जो इस वक्त जो बातचीत चल रही है कैसर साहब की भी और जुनैद अकरम साहब की भी हुकूमती नुमाइंदों के साथ, क्या क्या मुतालबात हैं, वो कहाँ तक पहुँचे? तो वही फंडामेंटल्स हैं। एक तो इमरान खान साहब के मुतालिक कि उनसे मुलाकात जो है वो बहाल की जाए, उनको अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, साथ ही डॉक्टर की रसाई दी जाए, फैमिली के ज़ेरे निगरानी तमाम प्रोसीजर होना चाहिए। फिर उसके साथ उनकी रुफ़का की मुलाकात, पार्टी लीडरशिप की मुलाकात होनी चाहिए। वो 90% लोगों का लीडर है, पाकिस्तान के 90% लोगों की दिलों की धड़कन है। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर हम इनके साथ बैठेंगे, जैसे मैंने शुरू में कहा, एक तो इमरान खान साहब के मुतालिक जितनी चीज़ें हैं वो इन लाइन होनी चाहिए। इसके अलावा टैक्स एग्जेप्शन की आपने बात की, और इसके अलावा जो मैंडेट हमारा चुराया गया है उस पर बात होनी चाहिए। हम फ्रेश इलेक्शन पे बात करना चाहते हैं, हम नए ECP पे बात करना चाहते हैं। 64,000 जो FIRs हमारे वर्करों के खिलाफ ना हक काटी गई है उसकी वापसी की बात करना चाहते हैं। 22,000 लोग हमारे जेलों में जा चुके हैं, उनकी वापसी की बात होनी चाहिए। बुशरा बीबी जेल में है, ना हक कैद में है, उसकी वापसी की बात करनी है। इसके साथ साथ सेकंड टियर लीडरशिप जो इमरान खान साहब से वफादारी की सजा काट रहे हैं कोर्ट लखपत में, उनकी वापसी की बात करिए। ये बहुत बड़ी फहरिस्त है। बात बड़ी वाज़ेह है कि ये हुकूमत कहती थी कि हम तजुर्बेकार है, हमारे पास तजुर्बेकार टीम है। किधर गई तजुर्बेकारी, किधर गई है वो इनकी इकोनॉमिक रिवाइवल का प्लान?
बात बड़ी वाज़ेह है कि हर सेक्टर में पिट गए हैं। आपने देखा होगा कि जीबी इलेक्शन 3 हो चुके थे, 3 में फेडरल हुकूमत जिसकी होती थी वो जीत जाते थे। पहली दफा आपने देखा कि जीबी में इलेक्शन हार गए हैं, रिकॉर्ड कायम हुआ है। ये कहते थे कि हमने इंडिया से जंग जीती, अच्छी बात है, हमें फख्र है इस बात पे। ये कहते थे कि हम बड़े पॉपुलर हो गए, सालसी का रोल प्ले किया है, अच्छी बात है, सालसी का रोल प्ले किया है। किधर गई इनकी पॉपुलैरिटी? आज भी आप पाकिस्तान की किसी कोने में इलेक्शन करवाएं, हम अपना आम वर्कर खड़ा करेंगे, हम 45 पे इसकी जमानतें जब्त करेंगे, हम 45 से 47 को कैसे चेंज करना है इस मैकेनिज्म पे काम करेंगे इंशाल्लाह। चलें ठीक है। और आखिर में मैं जो आपसे सवाल करना चाह रही थी कि फैसल वाडा साहब के साथ आप एक और टॉक शो पे साथ थे जिस पे उन्होंने आपको गारंटी दी थी कि आप लोग ये ग्रांट दे दें, मुलाकात हो जाएगी। क्या ये अब नून लीग की हुकूमत नहीं है? फैसल वाडा साहब आपको मालूम है कि किसकी नुमाइंदगी करते हैं, उन पे यकीन रखते हैं? कोई बातचीत वहाँ हुई? देखिए, फैसल वाडा साहब मेरे साथ टॉक शो में था और जो भी गुफ्तगू हुई वो ऑन स्क्रीन हुई। उन्होंने कहा कि आप बजट पेश कर दे, तो बजट तो जो आखिरी दिन था, क्योंकि अफरीदी साहब की ज़ाती ख्वाहिश थी कि वो 3 महीने का बजट पेश करें, एसेंशियल बजट जो कहलाता है, जिसमें तनख्वाहें होती हैं, बाकी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो कानूनी पेचीदगियों की वजह से पॉसिबल नहीं हुआ और हमने आखिरी दिन बजट पेश कर दिया। हम उनकी तरफ या उस डील की तरफ नहीं देख रहे। अगर हम किसी डील की तरफ देख रहे होते तो इमरान खान साहब 1000 दिन जेल में ना गुजारते, और जिस किस्म की जेल इमरान खान साहब ने गुजारी है, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसी जेल किसी ने नहीं गुजारी। आपने तस्वीर पे पाबंदी लगाई है, बयान पे पाबंदी है, मुलाकात पे पाबंदी है, तभी सहूलत पे पाबंदी है, बहनें मिल नहीं सकती, बेटों से बात नहीं हो सकती। शफी साहब, लेकिन आप खुद भी एतराफ़ करते हैं कि अगर आपको मुलाकात होनी है तो बातचीत उसी के साथ होगी ना जिसके पास इख्तियार है, तो वो भी एक किस्म की डील हुई ना। ये तो एक आम आपने खुद ही कहा था। नहीं अंबर साहिबा, ये तो एक आम जहन की बात है कि जब दो फरीकैन, जैसे हमारे पश्तून ट्राइब में होता है कि जब जिरगा होता है तो 2 फरीकैन के दरमियान जिरगा होता है, बातचीत होती है और आप उस फरीक से बात करते हैं जिसके पास इख्तियार हो। जिसके पास इख्तियार नहीं हो, जिरगा भी उसके साथ नहीं होता, तो मुज़ाकरात भी उससे होंगे कि जिसके पास इख्तियार हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। व्हाट्स ट्रेंडिंग में आज हम बात करेंगे गूगल की द डिबग प्रोजेक्ट नामी साइंसी तजर्बे की, जिसके मुताबिक मच्छरों से निपटने का एक नया तरीका निकाला गया है। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। डेंगू, ज़िका वायरस, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये सब वो ख़तरनाक बीमारियां हैं जो इंसान को एक बहुत ही छोटी सी मखलूक यानी मच्छर से लगती हैं। लेकिन अगर इन तमाम बीमारियों से निपटने का तरीका ये निकल आए कि मच्छरों को मारने या ख़त्म करने की बजाय इनमें जीनियाती तब्दीली कर दी जाए, तो ये कैसा रहेगा? दुनिया भर की लेबॉर्ट्रीज में इस वक्त साइंसदान एक नहायत नए मगर मुतनाज़े तजर्बे पर काम कर रहे हैं, और वो है जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा मच्छरों को फिजा में छोड़ना। गूगल अपने द डीबग प्रोजेक्ट के तहत ऐसे नर मच्छर फिजा में छोड़ना चाहता है जो ना तो काटते हैं और ना ही बीमारियां फैलाते हैं। सुनने में ये अजीब लगता है कि आखिर लाखों मच्छरों को हमारे इर्द गिर्द क्यों छोड़ा जाए, लेकिन मुहक्किकीन का कहना है कि इसमें खतरे की कोई बात नहीं, क्योंकि इनका मकसद मच्छरों की तादाद बढ़ाना नहीं बल्कि इनकी आबादी को अंदर से कमजोर करना है। फॉक्स न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मच्छर सिर्फ इन इलाकों में छोड़े जाएंगे जहां बीमारी की मुंतकिली की शरह ज्यादा देखी गई है। फिलहाल इन इलाकों में न्यू जर्सी, फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया का नाम सामने आया है, क्योंकि यहाँ मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की शरह निस्बतन ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया के QIMR बर्गोफर मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मॉस्किटो जीनोमिक्स शोबे की सरबराह और एसोसिएट प्रोफेसर गॉर्डाना रैजिक के मुताबिक ये प्रोग्राम मच्छरों के लाइफ साइकिल को जीनियाती सतह पर तोड़ने पर तवज्जो देते हैं। जो मच्छर छोड़े जाते हैं वो अमूमन नर होते हैं और ये इंसानों को काटते नहीं। इनमें से कुछ मच्छर अफजाइश नस्ल के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि इनमें वो बाल्किया नामी बैक्टीरिया मौजूद होगा जो इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं, जबकि कुछ में ऐसी जीनियाती तब्दीली की जाएगी कि इनकी औलाद जिंदा नहीं रह पाएगी। लेकिन ये तरीका इतना आसान भी नहीं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि माहौलियाती निज़ाम नहायत नाजुक होता है। मच्छर एक पेचीदा ग़िज़ाई सिलसिले का हिस्सा हैं, इसलिए किसी भी जीनियाती तब्दीली को इंतहाई एहतियात और मुसलसल निगरानी में रखना जरूरी है। इसके बावजूद बाज़ माहिरीन का कहना है कि इस वक्त ऐसे इक़दामात की फौरी ज़रूरत है। मच्छरों से निपटने के पुराने तरीके मौसर साबित नहीं हो रहे, जबकि माहौलियाती तब्दीली के बायस
मच्छरों का फैलाव नए इलाकों तक भी बढ़ रहा है। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या मुस्तकबिल में ऐसा निज़ाम बनाया जा सकता है जिसके जरिए बीमारियों के खात्मे के लिए मच्छरों में जीनियाती तब्दीली करके इनकी अफजाइश नस्ल को कंट्रोल किया जाए। तो ये था हमारा आज का द स्टोरी बिहाइंड, और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट शो। वी होप यू लाइक इट। गिव अस फीडबैक। खुदा हाफिज़।